सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म का आज हम पार्ट 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे। अब तक जो मैंने पार्ट 1 में सारा समझाया, 3 घंटे का वो लेक्चर था, ओपन डोमेन में लेक्चर पड़ा हुआ है। हमने कैपिटलिज्म के जितने भी फीचर्स हैं उनको समझाया। हमने बताया इसी की ऑपोजिशन में सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म आया। हमने बताया ऑपोजिशन किन बातों की गई, सोशलिज्म कम्युनिज्म क्या प्रमोट करता है। हमने हर चीज़ आपको समझाई आज, इसलिए मैंने लिखा है उन चीज़ों को वाइंड अप करेंगे। तो मैं उस डिटेलिंग में अब दोबारा नहीं जाऊंगा जो पार्ट 1 में समझाया गया, मैं सीधे आगे बढ़ूंगा। जो पॉइंट्स लिखे हैं सब कुछ इसी से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, चलिए। सोशलिज्म मने समाजवाद, कम्युनिज्म मने साम्यवाद। जो कैपिटलिज्म यहाँ लिखा नहीं है वो है पूंजीवाद, क्योंकि पार्ट 1 में उसके फीचर्स बहुत डिटेल में समझा दिए गए हैं और हमारे सब्जेक्ट मैटर में उसे एज ए रेफरेंस ही लेना था सोशलिज्म और कम्युनिज्म समझाने के लिए। वो डिफरेंस का एलिमेंट वो है नहीं, उसे हमने रखा नहीं डिफरेंस में। ओके, पर इनमें मैं साथ साथ उसके भी फीचर समझाते जाऊंगा। सोशलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ये एट्रीब्यूट्स हैं। किन किन एट्रीब्यूट्स पे आपने इनके भीतर के फ़र्क को समझना है या इनकी सिमिलैरिटीज़ को देखना है। डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ दोनों किन किन कॉन्टेक्स्ट में देखनी है। ये है सोशलिज्म, ये है कम्युनिज्म। सबसे पहली चीज़, बेसिक फ़िलॉसफी क्या है सोशलिज्म और कम्युनिज्म की। बेसिक फ़िलॉसफी ये कहती है सोशलिज्म कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन, ये सोशलिज्म कहता है। लेकिन कम्युनिज्म इससे अलग है। कम्युनिज्म यहाँ पे अंतर करता है। वो कहता है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, यहाँ सेम है। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म इस बात पर सेम है, लेकिन कहाँ डिफरेंशिएट होते हैं। टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। कम्युनिज्म कहता है टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, लेकिन सोशलिज्म कहता है टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन। इसको समझना यहाँ पर ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर सपोज करिए मैं इस स्पेस को यूटिलाइज़ करने जा रहा हूँ डब्बा सा बना करके समझाने के लिए, बाद में हम डिलीट कर देंगे। देखिए, फ्रॉम और टू के बीच में कौन है, यहाँ पर कौन है। आप यहाँ पर सोसाइटी को रखिए, आप यहाँ पर नेशन को रखिए, आप यहाँ पर कंट्री को रखिए, या आप यहाँ पर रिसोर्सेस को रखिए, इकोनॉमी को रखिए, किसी भी चीज़ को रखिए। मेनली आप यहाँ सोसाइटी को रखिए, नेशन को रखिए, कंट्री को रखिए और रिसोर्सेज को रखिए। किसी भी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, उस कंट्री में जो सोसाइटी है, ये हम सब खड़े हैं। उस नेशन में, उस कंट्री में, उस रिसोर्सेज में हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन देगा। हर कोई, एवरीवन कंट्रीब्यूट। कम्युनिज्म भी कह रहा है, सोशलिज्म भी कह रहा है कि फ्रॉम ईच, हर किसी से, इस सोसाइटी को, इस कंट्री को, इन रिसोर्सेज को, हर किसी से, सोशलिज्म कम्युनिज्म दोनों कह रहे हैं, हर किसी से योगदान मिलेगा। उनकी एबिलिटी, उनकी कितने सक्षम है वो, कितना सामर्थ्य है वो, कितनी योग्यता है उनकी, उस हिसाब से एवरीवन विल कंट्रीब्यूट। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, फैक्ट्री है कोई आपकी, या सपोज़ कीजिए कि आप किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, उसके लिए सामान जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने ड्यूटी लगा रखी है कि ये प्रोडक्ट बनाने में या पिकनिक के लिए जाने के लिए जो सामान जुटाना है, हर कोई योगदान देगा अपनी एबिलिटी के हिसाब से। एवरीवन विल कंट्रीब्यूट एज पर देयर एबिलिटी। सो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटी, हर किसी को शामिल होना है। एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट, everyone must contribute. In the national development you have to contribute, definitely. लेकिन उस पिकनिक में किसको क्या मिलेगा, या उस फैक्ट्री में जो प्रोड्यूस हुआ वो जब बिका, उससे जो कीमत आई, उससे किसको क्या मिलेगा, यहाँ पर ही सोशलिज्म और कम्युनिज्म अलग हो जा रहे हैं।
कंट्रीब्यूशन दोनों ही ये तय कर रहे हैं कि सोसाइटी के मेंबर्स, नेशन के मेंबर्स किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में या रिसोर्स डेवलपमेंट में या सोसाइटी में भागीदारी अपनी, पार्टिसिपेशन अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से निभाएंगे, लेकिन बदले में उस कंट्री से उन्हें, उस प्रोडक्शन से उन्हें, उन रिसोर्सेज से उन्हें जो मिलेगा वो किस तरह से, किस बेसिस पे मिलेगा, यहाँ पर सोशलिज्म और कम्युनिज्म अलग है। सोशलिज्म कहता है कि हर किसी को मिलेगा, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, जिस तरह का उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे उनको मिलेगा। लेकिन कम्युनिज्म कह रहा है हर किसी को मिलेगा, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर सोशलिज्म और कम्युनिज्म अलग हो रहे हैं। इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सोशलिज्म कह रहा है कि आपकी एबिलिटी हायर कंट्रीब्यूट करने की थी, आपने रिसोर्स डेवलपमेंट में, नेशन बिल्डिंग में, फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वट एवर द थिंग इज, उसमें जो कंट्रीब्यूशन आपने किया है वो आपकी एबिलिटी हायर थी, आप हाईली एबल्ड बॉडी थे, स्किल्स में आप हायर हो सकते हैं, यू आर मोर स्किल्ड एज कंपेयर टू अदर पर्सन, यू आर मोर स्किल्ड, आपने ज़्यादा काम किया है, आपका स्किल भी ज़्यादा, आपने काम भी ज़्यादा किया है, आप ज़्यादा डिवोटेड लगे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा समा उस चीज़ के निर्माण में लगाया है, वट एवर द थिंग इज़। तो आपकी एबिलिटी अगर ज़्यादा है कंट्रीब्यूट करने की, तो फिर उस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे आपको रिसीव होगा। सो मोर यू विल प्रूव योर एबिलिटी इनटू द कंट्रीब्यूशन, द मोर कंट्रीब्यूशन यू विल गेट। अकॉर्डिंग टू योर कंट्रीब्यूशन आपको नेशन से, उस फैक्ट्री से या सोसाइटी से मिलेगा। आई बात समझ में? ये कहानी है, ऐसा सोशलिज्म कह रहा है, समाजवाद ऐसा कह रहा है। लेकिन कम्युनिज्म इससे अलग है। कम्युनिज्म कह रहा है कि आप सबकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो हमने पता कर ली हैं, हमने समझ ली हैं, हमने तय कर ली हैं। उस हिसाब से आपकी ज़रूरतें, उस हिसाब से आपकी ज़रूरतें हैं हाउसिंग की, नेशन फुलफ़िल करेगा, सोसाइटी फुलफ़िल करेगी इसे। आपकी ज़रूरत है फूड की, फुलफ़िल की जाएगी। आपकी ज़रूरत है क्लोथिंग की, हम फुलफ़िल करेंगे। आपकी ज़रूरत है एजुकेशन की, हम फुलफ़िल करेंगे। आपकी ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की, हम फुलफ़िल करेंगे। आपकी जितनी भी जो ज़रूरतें हैं वो हमने पहचान ली हैं। वी नो दैट वी विल फुलफ़िल योर नीड्स, नथिंग टू वरी अबाउट दैट। तो आपकी जब रहन सहन की, खान पान की, कपड़े की, पढ़ाई लिखाई की, घूमने फिरने की ज़रूरत हमने पूरी कर दी है, तो इसके अलावा आपको मनी की नीड क्या है और क्यों है, आपको मनी की कोई नीड क्यों है और वो क्या है। आपकी मनी की कोई नीड नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो नीड ऑफ मनी, वो ये कह रहे हैं। तो क्योंकि आपकी सारी बुनियादी ज़रूरतें हमने पूरी कर दी हैं, तो आपको किसी तरह की मनी की नीड नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से सोसाइटी में जब मनी यहाँ पर करेंसी को मत मानो, मनी को एज अ कॉन्सेप्ट मानो, वेल्थ। जब सोसाइटी में मनी की नीड ही नहीं रहेगी तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं होगा जो वेल्दी होगा और कोई ऐसा भी नहीं होगा जो पुअर होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जो ज़्यादा मनी पोजेस कर लेगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो मनी से डिप्राइव्ड होगा। तो पुअर इसलिए पुअर होता है क्योंकि वो डिप्राइव्ड ऑफ मनी होता है, यानी कि डिप्राइव्ड ऑफ एसेट्स या डिप्राइव्ड ऑफ वेल्थ, यू कैन कॉल इट एनीथिंग, एसेट, वेल्थ, मनी, यू कैन कॉल इट। और रिच इसलिए रिच है, वेल्दी इसलिए वेल्दी है क्योंकि हैविंग एक्सेस टू मोर वेल्थ, मोर एसेट्स, मोर मनी, यानी कि accumulated the wealth, मनी या एसेट्स। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से
वेल्दी और पुअर का डिवीजन खत्म कर देंगे, रूरल और अर्बन के बीच का जो भेद है, अंतर है, खत्म कर देंगे। वाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब पसीना आता है, पूरा नीला हो जाता है, मैल लग जाती है पूरा, तो मेहनत कश आदमी, दिहाड़ीदार आदमी, लेबर लेवल का आदमी, और वाइट कॉलर आदमी यानी कि योजना बना रहा है, पॉलिसी बना रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, गाइड कर रहा है, सिर्फ वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर के बीच का फ़र्क खत्म कर देंगे। फ़र्क इन द सेंस लिविंग स्टैंडर्ड का फ़र्क, लिविंग स्टैंडर्ड का फ़र्क खत्म कर देंगे। क्योंकि वाइट कॉलर अपनी एबिलिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपनी नॉलेज कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्किल्ड है, अपनी स्किल्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी वो स्किल, उसकी वो एबिलिटी है। तो ये पर्सन, ये सारे वाइट कॉलर वाले, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, वट एवर दे आर, देयर एबिलिटी इज दे आर केपेबल ऑफ प्रैक्टिसिंग डॉक्टरी, डॉक्टरी कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसरी कर सकते हैं, प्रोफेसरशिप जिसे कहते हैं, कर सकते हैं। तो वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये सारे ब्लू कॉलर जॉब वाले, कोई रेलवे लाइन बिछाने में लगा है, कोई फाटक खोलने बंद करने में लगा है, कोई फैक्ट्रियों में भट्टी के आगे काम कर रहा है, कोई खराद का काम कर रहा है, ये इनकी एबिलिटी है। हमारे लिए ये ऊंचा नहीं है, ये नीचा नहीं है। हमारे लिए सोसाइटी की ओवरऑल डेवलपमेंट, सोसाइटी की ओवरऑल एकम्प्लिशमेंट, सोसाइटी की ओवरऑल प्रोग्रेस मैटर करती है, कम्युनिटी एज अ होल मैटर करती है। दैट्स व्हाई वर्ड इज कम्युनिज्म। तो ऐसे में व्हाइट कॉलर ने अपनी एबिलिटी से कंट्रीब्यूट कर दिया, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। ब्लू कॉलर ने अपनी एबिलिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन इस वजह से व्हाइट कॉलर ज़्यादा एबल है, ब्लू कॉलर कम एबल है, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, तभी सोसाइटी में कुछ होता है, तभी कुछ प्रोड्यूस होता है, तभी कुछ डेवलप होता है। ओवरऑल जो हुआ है वो कम्युनिटी का हुआ है। कम्युनिटी से इन दोनों को इनकी नीड के हिसाब से मिलेगा, ना कि इनकी एबिलिटी और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो दोनों को ही ये महसूस होगा कि जिस कैंटीन में बैठ के वो खा रहे हैं वही फूड उन्हें मिल रहा है। दोनों ने क्लोथिंग भी, लगभग क्लोथिंग का स्टैंडर्ड भी सेम है। दोनों को बच्चे सेम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, दोनों सेम बस, ट्रैम, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, और दोनों के घरों का आकार प्रकार भी सब सेम है। तो जो भी नीड है समाज की वो हमने तय कर ली है, हाउसिंग की, क्लोथिंग की, फूड की, एजुकेशन की। तो ऐसे में एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं ये लोग, एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग हैं, लेकिन बीइंग अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी दे ऑल आर इक्वल, because there is no concept of money. That's why there is no accumulation of wealth or assets or property or anything. That's why money, the concept of money is being eliminated. है ही नहीं। That's why कोई privileged नहीं है, कोई deprived नहीं है। That's why all are free, not few people. कैपिटलिज्म में क्या होता है? कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है कि यू आर ओनिंग द रिसोर्सेज, आप ओन करते हैं रिसोर्स, आप ओन कर रहे हैं फैक्ट्री, आप ओन कर रहे हैं ज़मीन, मालिक हैं ज़मीन के, जंगल के। और ऐसे में आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से उसको रन कर रहे हैं, और जैसे जैसे लोग आपको चाहिए उनकी एबिलिटी के हिसाब से आप उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं, तनख्वाह उनकी आप तय कर रहे हैं बाजार के हिसाब से, जितना वाजिब आपको लगता है, कंपटीशन के हिसाब से जो सही लगता है आपको। और जो भी प्रोड्यूस हुआ है, जो भी वेल्थ उस कम्युनिटी ने या सोसाइटी ने प्रोड्यूस की है, उसका उतना बड़ा हिस्सा आपके पास है जितने ज़्यादा रिसोर्स आप कंट्रोल कर रहे हो। वो कैपिटलिज्म करता है, पूंजीवाद। तो कैपिटलिज्म में आप जितना ज़्यादा कैपिटल लेकर के आ रहे हो, पूंजी लेकर के आ रहे हो, जितना ज़्यादा कंट्रोल है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पे प्राइवेट इंडिविजुअल का, वो उस कम्युनिटी की वेल्थ का उतना बड़ा हिस्सा ले जा रहा है। ऐसे में एक वेल्दी सेक्शन है, एक पुअर सेक्शन है, और ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ज़्यादातर गुड्स की डिमांड अर्बन एरियाज़ में है। तो अर्बन सोसाइटी है द रिच लेविश सोसाइटी हैविंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वहीं पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहीं पर स्कूल कॉलेजेस, वहीं पर हॉस्पिटल्स हैं, वहीं पर रेस्टोरेंट्स, वहीं पे सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट, क्योंकि दे आर हैविंग कैपेसिटी टू पे,
इनकी कैपेसिटी है, इनकी कैपेबिलिटी है पे करने की, तो लाइफ के सारे लेजर भी यही ले रहे हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट रूरल सोसाइटी रिसोर्सेज से डिप्राइव्ड है, डेवलपमेंट से डिप्राइव्ड है, और किसी भी तरह की एंटरटेनमेंट और लेजर से डिप्राइव्ड है, ज़िंदगी गुर्बत में बीत रही है। तो रूरल अर्बन का डिवीजन है। फिर उस फैक्ट्री में जो वाइट कॉलर है, जो मैनेजरियल पोस्ट पे है, जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर बैठे हैं लोग, वो प्रोडक्शन से जो इनकम आई उसका लायन शेयर, बड़ा हिस्सा वो ले जाएंगे, और लेबर मियरली सर्वाइवल और सस्टेनेंस तक ही स्ट्रगल करती रह जाएगी। 2 वक्त का खाना भी इज्जतदार ढंग से मिल पाना मुश्किल होगा। वो कैपिटलिज्म में ऐसा बताया जा रहा है कि होगा, लेकिन यहाँ कम्युनिज्म में कहा जा रहा है ऐसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी एक लाइन में खड़ा है, सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है, वो सारे कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ बनेगा। बनाने के बाद वो भूल जाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया है, क्योंकि जो भी मिलना है वो सबको फिर बराबर मिलना है। आई बात समझ में? ऐसा तो ऐसा पहले, बहुत पहले ट्राइबल सोसाइटीज़ में होता था। ट्राइबल सोसाइटी में ऐसा होता, ऐसा माना गया है कि शुरुआती जो स्वभाव है मनुष्य का, जो मनुष्य का जो एक शुरुआती स्वभाव रहा है समाज में, वो ऐसा रहा है कि वो सहयोग करता है, कोऑपरेट करता है, कॉम्पिटिटिव नहीं है, एक दूसरे से कम्पीट नहीं कर रहा है, एक दूसरे को पीछे नहीं पछाड़ रहा है, सहयोग से पूरी कम्युनिटी मोर्चा मारती थी। ऐसा माना जाता है कि बड़ी बड़ी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी होती थी, चरवाहों का समाज, और वो सारे मिलजुल करके पशु चराते थे, मिलजुल करके किसी इलाके को आबाद करते थे, वहाँ बस जाते थे, और मिलजुल करके हंटर और गैदरर शिकार करते थे, गैदरिंग करते थे, फ्रूट्स की, फूड की, वेजिटेबल की शिकार करते थे, और फिर बाद में सारा आपस में बांट लिया जाता था। जो शिकार किया है पका के सारे खा जाते थे। जो जंगल में, जो घास के मैदानों में पशु सारे चर रहे हैं, पशु चर लें, उसके बाद जो उसका दूध है सब कुछ, तो सारा उनका एक पूरा कबीला है, जैसे गुज्जर रहते हैं यहाँ पे, वैसे वो सारे अपना दूध पी रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो मतलब जो सरदार है वो सिर्फ क्योंकि कैंपेन को लीड कर रहा है, तो एबिलिटी में वो ज़्यादा स्किल्ड है, क्योंकि उसकी नॉलेज तीर चलाने की ज़्यादा हो सकती है, घुड़सवारी की नॉलेज ज़्यादा हो सकती, गट्स उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, असेसमेंट अच्छी कर सकता है विरोधियों की। इस वजह से ही सिंपली लीडर ड्यू टू हिज स्किल्स एंड एबिलिटीज़, अदरवाइज ही इज़ नथिंग, ही इज़ इक्वल टू एवरीवन एल्स। वो बाकी सबके समान ही है, तो वो उन्हीं के साथ नीचे बैठ के खाता है, उन्हीं के साथ सारे नीचे बैठ के फैसले लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में भी मुस्लिम शासक जो हुए हैं सल्तनत पीरियड के दौरान, उन मुस्लिम शासकों में जो अफ़गान शासक हुए हैं, जैसे लोधी जो हुए हैं, द लोधी रूलर्स, वो एक ख़ास प्रैक्टिस फॉलो किया करते थे, जैसे कि सिकंदर लोधी के बारे में कहा जाता है। वो अपनी बाकी अफ़गान लड़ाकों के साथ, या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लॉ मेकर्स हैं, उनके साथ नीचे दरी पे बैठ करके ही खाना पिया खाया करता था, बातचीत किया करता था, सारी मीटिंग नीचे बैठ के उनके साथ करता था। तो वो इससे ब्रदरहुड और बराबरी का सिस्टम जो है, बिरादरी वाला कल्चर जिसे कहते हैं, बिरादर माने बिरादरी, ये स्ट्रांग होता था कि हम एक कम्युनिटी के तौर पर है, मैं तुमसे सुप्रीम नहीं हूँ, प्राइमस इंटर पेरेस है बस, आई एम सिंपली प्राइम अमंग्स द इक्वल्स, हम सब एक हैं, बस उसमें से मैं थोड़ा प्राइम हूँ ड्यू टू माई एबिलिटी, अदरवाइज रिसोर्स में, बेनिफिट्स में मैं तुमसे सुप्रीम नहीं हूँ, हम समान हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बांट के खाएंगे। तो आपने कुछ फिल्में भी देखी होंगी जिसमें एक दल है लुटेरों का, कुछ लूटता है, ऐसे में सरदार अपने लिए कुछ रख लेता है, तो वो सारे कहते हैं सरदार बराबर की बात है, सबने लूटने में मदद की है, तो ये तुम अकेले कैसे कर सकते हो, ये नहीं चलेगा सरदार। तो फिर सरदार कहता है ठीक है बांट लो सब, कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे विश्लेषक ऐसा कहते हैं कि कैपिटलिज्म ने टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस की मदद से, वेल्थ जो सोसाइटी में इंपॉर्टेंट हो गई, उस वेल्थ की मदद से, प्रॉपर्टी पर कंट्रोल की मदद से एसेट्स को कंसंट्रेट करना शुरू किया, वेल्थ को कंसंट्रेट करना शुरू किया, और ऐसे में जो समाज के अंदर सहयोग की भावना थी वो प्रतियोगिता की भावना में बदल गई, कंपटीशन की भावना में बदल गई। इस तरह से इस कंपटीशन में धीरे धीरे वर्कर, लेबरर पिछड़ता चला गया, और फ्यू कैपिटलिस्ट जिनका कैपिटल पर कंट्रोल था, पूंजी पर और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पर,
वो प्रोग्रेस करते चले गए। तो सारी कम्युनिटी ने मिलकर के प्रोडक्शन की, सारी कम्युनिटी के रिसोर्सेज लग के प्रोडक्शन हुई, सारी कम्युनिटी की हिस्सेदारी बनती थी उस पर, लेकिन कम्युनिटी के रिसोर्सेज यूज़ करके, नदी सबकी थी, नदी के पानी से ही कपड़ा बना, साड़ी बनी, रॉक सबकी थी, रॉक की मदद से ही रंग बना, साड़ी पे रंग लगा, सारे के सारे जो लकड़ियाँ सबकी थी, लकड़ी जली, कोयला बना, कोयला जल के भट्टी जली और भट्टियों में मशीनें जली चली और साड़ी बनी। वो कह रहे हैं ये सब कुछ सारी कम्युनिटी का था। तो रिसोर्सेज सारी कम्युनिटी के थे, प्रोडक्शन करने में कंट्रीब्यूट भी सारी कम्युनिटी ने किया, लेकिन बेनिफिट्स उस कम्युनिटी के फ्यू इंडिविजुअल्स ने लिया। बेनिफिट पब्लिक को ना जाके, कम्युनिटी का ना जाके, उस कम्युनिटी के कुछ इंडिविजुअल्स को गया। इट इज़ अ प्राइवेट बेनिफिट। दे हैव प्राइवेटली एंड हार्नेस्ड द बेनिफिट एक्रूड टू द कम्युनिटी। जो लाभ समाज का बनता था, जो लाभ कम्युनिटी का बनता था, वो समाज के पास न रह करके कुछ लोगों ने अपने तक सीमित कर लिया। हम वापस से उस दौर में जाते हैं जब समाज कॉपरेशन में काम करता था, जब सब कुछ समाज में बंटता था। तो सरदार भी शिकार करेगा, सारे शिकार करेंगे, और गुफाओं में बैठी उनकी जो फीमेल कंजोर्ट्स हैं वो गुफाएं, अगल बगल के थोड़े बहुत खेत, बच्चों का रख रखाव सब कर रही हैं। सबका बराबर योगदान है उस शिकार में, इसलिए शिकार वापस आएगा और सब में बटेगा उनकी ज़रूरतों को देखते हुए। तो इस तरह से ना कोई प्रिविलेज्ड है, ना कोई डिप्राइव्ड है, कोई इनइक्वालिटीज़ नहीं है, कोई रूरल अर्बन के बीच का फ़र्क नहीं है, कोई वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर का फ़र्क नहीं है, कोई रिच और कोई पुअर नहीं है, कोई एजुकेटेड और कोई इलिटरेट नहीं है, सबको इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन है, सबको इक्वल एक्सेस टू हाउसिंग है, इक्वल एक्सेस टू फूड है, क्लोथिंग है, इक्वल एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। इसलिए ना कोई प्रिविलेज्ड है ना डिप्राइव्ड। इसलिए अब फ्यू प्रिविलेज्ड ही अपने फुल ग्रोथ, अपने फुल सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं करेंगे। अब एवरी इंडिविजुअल, ऑल आर फ्री टू गो टू द सुप्रीम लेवल ऑफ देयर डेवलपमेंट, क्योंकि नाउ ऑल आर हैविंग एक्सेस टू द रिसोर्सेस। तो कुछ लोगों के हाथों से संसाधन निकाल के सबको दे दिए हैं। सबका अधिकार है विकास पर, किसी एक का नहीं। सबका अधिकार है कि वो अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचे, अपने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आयामों की पराकाष्ठा को छुए, सो दैट एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू गो टू द level of summit or the pinnacle to their political, social, economic or cultural dimensions or domain. Everyone should entitled to that. ऐसा माना गया। वो तभी होगा जब रिसोर्सेस को कुछ लोगों की बॉन्डेजेस से निकाल के सब में बांट देंगे, लेकिन रिसोर्स को वेल्थ में बदलने में योगदान सारे देंगे और अपनी एबिलिटी के हिसाब से देंगे, लेकिन उससे मिलने वाला लाभ सबको समान मिलेगा, जरूरत के आधार पर। कितना कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है उस आधार पर नहीं। ये साम्यवाद कहता है, कम्युनिज्म। लेकिन समाजवाद क्या बोल रहा है, सोशलिज्म क्या बोल रहा है? सोशलिज्म ये कह रहा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, जो रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, जो प्रोडक्शन पर कंट्रोल है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कंट्रोल है, वो कम्युनिटी का ही होगा, कलेक्टिव कंट्रोल ही होगा, पब्लिक का ही होगा। बोले तो सरकार का ही होगा, नेशनल कंट्रोल होगा, नेशनलाइज्ड होंगी। लेकिन हाँ, आप सब अपनी एबिलिटी से कंट्रीब्यूट करिए, लेकिन जो फिर प्रोड्यूस होगा, चाहे वो क्रॉप्स हैं, चाहे वो कोई गुड्स हैं अदर, या कोई सर्विसेज हैं, उसमें आपकी हिस्सेदारी उतनी होगी जितना आपका योगदान होगा। तो आपको कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलेगा। इसका मतलब सोशलिज्म में कहीं ना कहीं कम ज़्यादा पाने का एक रास्ता तो है। कोई अगर अपनी एबिलिटी से कंट्रीब्यूट कर रहा है ज़्यादा, तो उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर हम उसे देंगे तो उसे वाइट कॉलर वाले को ब्लू कॉलर वाले से ज़्यादा मिलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि आप नीड के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से दे रहे हैं। इसका मतलब आदमियों में, इंसानों में, औरत महिला दोनों ही, उनमें इच्छा जागेगी कि मैं बेहतर जीवन बना सकता हूँ अगर मैं बेहतर कंट्रीब्यूट करूँ, बेहतर एबिलिटीज़ डेवलप करूँ। तो इससे फिर उनका प्रगति करने का मन करेगा, इससे फिर वो
चीज़ों को इनोवेट करना शुरू करेंगे तो इनोवेशन का एक स्कोप तो सोशलिज्म में है। सोशलिज्म में इनोवेशन का स्कोप है क्योंकि आपको अवसर है कि आप औरों से बेहतर कमा सकते हो, औरों से बेहतर पा सकते हो। तो यू विल डेफिनेटली स्ट्राइव टू मेक योर लाइफ बेटर एज कंपेयर टू अदर्स। You will definitely strive to earn more assets, more wealth as compared to others. So definitely you will try to enhance your abilities, and as per your abilities you will contribute into that firm, into that company, and according to your contributions, in lieu of those contributions, that firm will give you the remunerations. इसको अब ऐसा समझो कि दो सरकारी फैक्ट्रियां हैं, दोनों सरकारी हैं, तो पहला तो डाउट ही निकल गया। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में ये सिमिलरिटी है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या इंफॉर्मेशन, कुछ भी पैदा करने के लिए इन चार चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे क्लास में लेक्चर पैदा कर रहे हैं तो लैंड जरूरी है ना, लैंड, लेबर यानी कि मैं ज़रूरी हूँ, कैपिटल यानी कि पूंजी जरूरी है, बिजली का बिल, मोबाइल, मार्कर, इंक, बोर्ड, सब कुछ, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि इंफॉर्मेशन, भाई क्या सिलेबस कह रहा है, क्या कब एग्ज़ाम है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं है, आई नीड टू हैव दैट राइट इन्फॉर्मेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि इंफॉर्मेशन, ये चार फैक्टरों से कुछ भी पैदा होता है, कोई गुड्स या सर्विसेज, और फिर उसको बेचते हैं, उसको मार्केट में डील करते हैं तो पैसा आता है। अब दोनों ही केसेस में, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखिए कलेक्टिवली कंट्रोल किए जा रहे हैं, मतलब प्राइवेटली कंट्रोल्ड नहीं है, प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, कम्युनिटी के द्वारा ही कंट्रोल किए जा रहे हैं, कम्युनिटी ओन्ड हैं। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर कम्युनिटी ओन्ड, कलेक्टिवली ओन्ड, ऑल आर द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेस, ऑल आर द ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्शन, ऑल आर हैविंग द ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्शन। इसको आप सिंपली समझ लीजिए कि सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड है, इसको और सिंपली समझ लीजिए सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। ओके, तो दो फैक्ट्रियां लगाई हैं, दोनों की दोनों फैक्ट्रियां सरकारी हैं, ये क्लियर है। एक फैक्ट्री सोशलिज्म के अंदर लगी, एक फैक्ट्री कम्युनिज्म के अंदर लगी, दोनों सरकारी हैं। सोशलिज्म वाली फैक्ट्री में जब लोग घुस रहे हैं तो जिस तरह की उनकी एबिलिटी है, एक आदमी घुसा, सिंपल लेबर है, उसे पैकिंग में लगा लो, जहाँ लगाना है लगा लो, उसकी एबिलिटी है, इतने घंटे खड़े रह के काम कर सकता है। अच्छा, थोड़ा उससे ऊपर आदमी आया, वो फिटर का काम कर सकता है, तो मोटरें फिट करता है, तमाम चीज़ें, वो फिर फिटिंग की काम में चला गया। उससे ऊपर आदमी आया, वो सुपरवाइजरी का काम कर सकता है। उससे ऊपर आदमी आया, मैनेजमेंट का काम कर सकता है, मैनेजर बन सकता है। उसके ऊपर आदमी आया, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, पॉलिसी, प्रोडक्ट बेचना, मार्केटिंग, डू मैनी थिंग्स। उससे ऊपर आदमी आया, इन सबको जनरल सेंस में मैनेज कर सकता था, जनरल मैनेजर। फैक्ट्री सरकार की है, लेकिन फैक्ट्री में सब लोग अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फैक्ट्री ही प्रोड्यूस करेगी, फैक्ट्री ही तय करेगी कितनी कीमत पे बेचना है प्रोडक्ट, कहाँ बेचना है प्रोडक्ट, सब कुछ सरकार तय कर रही है यहाँ पर, यानी कि इनडायरेक्टली जनता तय कर रही है, कम्युनिटी तय कर रही है इनडायरेक्टली। ओके, तो जैसे पंजाब में, पंजाब सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार, मतलब भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। पंजाब में बिजली है, पंजाब में वेरका का दूध है, मार्क फेड है, तमाम चीज़ें ऐसी सरकारी तमाम सेवाएं हैं। ये अलग अलग सरकारी उपक्रमों में अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें जो फैसले लिए जा रहे हैं एक तरह से सरकार ले रही है। सरकार एक तरह से वो जो फैसले ले रही है, सरकार जनता ही के आधार पर वो फैसले ले रही है, तो एक तरह से फैसले तो जनता ही ले रही है। तो गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है उन रिसोर्सेज पे, अल्टीमेटली तो ओनरशिप जनता की ही है कि नहीं। अगर देश में कोई बैंक देश का ज़्यादा मुनाफा कमाएगा तो इसका मतलब आप लोगों ने ज़्यादा मुनाफा कमाया हो। कैसे कि देश के जो कोष है, देश की ट्रेजरी में ज़्यादा पैसा आया, देश की ट्रेजरी में पैसा ज़्यादा आया, मतलब आपकी सरकार लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, मतलब उसके खाते में ज़्यादा पैसा आया, उसके खाते में ज़्यादा पैसा आया, मतलब आप लोगों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, आपके लिए नए सेना के लिए नए ट्रक आएंगे। वो आपकी सेना के ट्रक एक तरह से आपके ही हुए, आपने देखे, आपने सड़कों पे जब वो ट्रक चलते देखे, आप खुश हुए कि मेरे पास, मेरे देश के पास इतना कुछ है, ऐसा। तो दोनों फैक्ट्रियां सरकार के पास हैं। फैक्ट्री 1 में अलग अलग एबिलिटी दी सबने, सरकार ने तय किया कितनी कीमत पे बेचना है,
कितना प्रोडक्शन करना है, किस बाज़ार में बेचना है, कैसे करना है, सब सरकार ने तय किया। उसके बाद सरकार के पास जो भी पैसा आया, सरकार ने आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू योर कंट्रीब्यूशन। तो सिंपल लेबर को उतनी तनख्वाह मिल गई और जनरल मैनेजर को उस हिसाब से तनख्वाह मिल गई। आप इसे बैंकों से जोड़ लीजिए। सरकारी बैंकों में एक ऑफिस स्टाफ होता है, सिंपल पियून कह लीजिए, उसको उसी बैंक नाम की संस्था से तनख्वाह 15, 16, 18 हज़ार मिल रही है। और उसी बैंकिंग हायरार्की में ऊपर तक चले जाएं तो CMD होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, CEO हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनकी तनख्वाह हो सकती है 2.5 से 3 लाख रुपया। दोनों ही बैंक के कर्मचारी हैं, दोनों ही को तनख्वाह बैंक दे रहा है, दोनों ही का मालिकाना हक नहीं है उस बैंक में, मालिक सरकार है, मतलब मालिक उस बैंक की जनता है, पब्लिकली ओन्ड बैंक है वो, इसलिए उसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। लेकिन दोनों ही ने अपनी अपनी एबिलिटी से कंट्रीब्यूट किया उस बैंक में, तो दोनों ही को अपनी अपनी एबिलिटी के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर रेम्यूनरेशन मिला उस बैंक से। अच्छा, लेकिन अब दूसरी फैक्ट्री भी सरकारी फैक्ट्री, ये कम्युनिज्म के अंदर है। उसके अंदर क्या हो रहा है, कम्युनिज्म के अंदर ये फैक्ट्री क्या कर रही है, आप पियून हैं, आप मैनेजर हैं, आप फिटर हैं, आइए अपनी एबिलिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रही है। और आप सबने अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट किया, और मान लीजिए कि उस कंपनी ने जो भी प्रोड्यूस किया, जो भी चीज़ें उसने पैदा करी, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए कि उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेची और 1 करोड़ की बिकी। आप लोगों को बदले में कुछ मिलने जाने का नहीं है, कुछ नहीं होना है, लेकिन उस 1 करोड़ से वो सरकार ये व्यवस्था करेगी कि आप सबको घर मिले रहने को, सबको खाना मिले, आप सबको कपड़ा मिले, आप सबको पढ़ाई मिले, आप सबको बिजली मिले, सड़कें मिले, आप सबको एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब मिले, तो आप सबको ये सब मिलेगा। तो आप आइए, अपना काम करिए अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से, सो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू दैट बैंक या टू दैट फैक्ट्री, और फिर जाइए अपने घर, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, तो सबको मिल जाएगा उस फैक्ट्री से उनकी जरूरत के हिसाब से। ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म का एक बुनियादी अंतर है। ओके, सो बेसिक फिलॉसफी क्या है, सोशलिज्म कहता है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, कम्युनिज्म कहता है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। ओके, ये बुनियादी बहुत बड़ा अंतर है। इसको थोड़ा उदाहरण के तौर पर देखिए, आज की डेट में इस धरती पर कोई भी ट्रू सोशलिस्ट या ट्रू कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, भूल जाइए आप इस बात को। कम्युनिस्ट स्टेट्स के बारे में कहते हैं कि चाइना है, वियतनाम है, नॉर्थ कोरिया है, क्यूबा है, कोई भी ट्रूली कम्युनिस्ट नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए इस बात को। लेकिन फिर भी थोड़ा समझ के चलिए कि जैसे नॉर्थ कोरिया की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, आप जरा नॉर्थ कोरिया को इमेजिन करिए। नॉर्थ कोरिया में क्या होगा अगर आइडियली उनकी पॉलिसी को ध्यान में देखा जाए तो क्या होगा। अब नॉर्थ कोरिया में लोगों को क्या कहा गया है कि आप अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, फॉर द सेक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन, आप सब अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करिए नॉर्थ कोरिया के विकास में। सबको कह दिया कि आइए कंट्रीब्यूट करिए। बदले में नॉर्थ कोरिया उनको क्या देगा, तो बदले में नॉर्थ कोरिया उनको दे रहा है, घर दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, ट्रेनें दे रहा है, यातायात के साधन दे रहा है, बसेस दे रहा है, सड़कें अच्छी दे रहा है, बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है, स्वच्छ पानी दे रहा है, हॉस्पिटल दे रहा है। तो हेल्थ मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, सैनिटेशन मिलेगा, हाउसिंग मिलेगा, फूड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ज़रूरत की सब चीज़ें मिलेंगी। नॉर्थ कोरिया आपको आपकी नीड के हिसाब से देगा, आप बीइंग सोसाइटी नॉर्थ कोरिया को अपनी एबिलिटी के हिसाब से देते जाइए। दिस इज द कॉन्सेप्ट। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया इज डिफरेंट। आप ऐसे तो नहीं है, आपका घर कैसा होगा, कितना होगा, आप डिसाइड कर रहे हैं, जितनी आपके पास वेल्थ है उसके बेसिस पे। आपके पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के कौन से ज़रिए होंगे आप तय कर रहे हैं, जितने आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से। गाड़ी से चलना है गाड़ी से चलते हैं, स्कूटर से चलना है स्कूटर से चलते हैं, ट्रेन पे चलना है तो ट्रेन से चलते हैं।
आप कैसे स्कूलों में बच्चे डालेंगे, कैसे कॉलेजेस में डालेंगे, आप तय करते हैं, कोई तय तो नहीं कर रहा है। तो ऐसे में बाजार काम कर रहा है, बाजार यहाँ पर काम कर रहा है, मार्केट इज़ वर्किंग। आप जो भी एसेट्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं उनको यूटिलाइज़ करते हैं, अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करते हैं, अपनी एबिलिटी के हिसाब से किसी भी जगह जाते हैं, जितना कंट्रीब्यूट करते हैं उस हिसाब से आपको फ्रीडम है, डील क्रैक करिए, अपनी एबिलिटी अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जो मिल पाता है वो ले आइए, आप ले आते हैं। ये पूंजीवाद है एक तरह से, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, द मार्केट बेस्ड सोसाइटी, फ्री मार्केट सिस्टम इसको सपोर्ट करता है और आप सब लोग यही कर रहे हैं। आई बात समझ में? इसलिए हम सब में बहुत फ़र्क है इकोनॉमिकली। किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, कोई गाड़ियों पे ही आते जाते होंगे, कोई मोटरसाइकिल स्कूटर भी मुश्किल है उनके लिए, कोई साइकिल पे ही आते होंगे। कपड़े लत्ते, स्कूल कॉलेज में किसकी कैसी पढ़ाई हुई है, आज उनके भाई बहन कहाँ पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। हम में ये सारे अंतर है। फिर रूरल अर्बन का बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे यहाँ। ये नहीं होता अगर जैसे आप सब, आपके परिवार वाले कुछ खेती में कंट्रीब्यूट करते, मेरे परिवार वाले फैक्ट्री में कंट्रीब्यूट करते, उनके परिवार वाले वकालत में कंट्रीब्यूट करते, कोई स्कूल कॉलेज में कंट्रीब्यूट, सब अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते, सबके स्किल सेट रजिस्टर कर लिए जाते, उसको उस हिसाब से वहाँ वहाँ लगा दिया जाता, और बदले में आप सबको और मुझे, मैं आपसे इतना ही बोलता कहाँ रहते हो, आप कहते मैं कंट्री साइड में रहता हूँ और डी ब्लॉक में रहता हूँ। मैं मुझसे पूछते आप कहाँ रहते हो, मैं कहता हूँ कि मैं कोर सिटी में रहता हूँ, मैं ए ब्लॉक में रहता हूँ। आपका और मेरा ब्लॉक एक जैसा ही है। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक बताया, हमारा दिमाग चल पड़ा कि एक ही ब्लॉक है। हम दोनों को कपड़ा लत्ता मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, पढ़ने के लिए किताबें भी मिल रही हैं, पानी पूनी साफ़ मिल रहा है, नाले नलियाँ बनी हुई हैं, सब ओके रिपोर्ट है। आपने चुप करके आपके डी ब्लॉक को जाती हुई बस पकड़ के निकल लेना है, फ्री में जाना है, टिकट नहीं लगनी। मैंने अपना ए ब्लॉक निकल जाना है चुप करके, ना वहाँ पर हमारी एक दूसरे से गाड़ी की मुलाकात हुई, ना ज़मीन से ज़मीन की, ना बैंक खाते से बैंक खाते की, ना प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी, ना कपड़ों से कपड़ों की, ना किसी चीज़ की। हम मिले, बाकी लाओ लश्कर कुछ भी नहीं। जिंदा आप भी हो, जिंदा मैं भी हूँ, तन आपका भी ढका हुआ है, तन मेरा भी ढका हुआ है। और फिर अब आप भी फ्री माइंड हो, मैं भी फ्री माइंड हूँ। अब आप कहते हो मैं आसमानों में उड़ना चाहता हूँ, मैं ऐसा साइकिल बनाना चाहता हूँ जो पंख मार के उड़े, तो मैंने कहा कि बना ले, फ्री है, बना ले, क्या दिक्कत है। और मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं भी फ्री हूँ, कुछ भी कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं है, मैं कहाँ जा कर के हवाई जहाज बनाऊँगा ऐसा, तो आपको जा कर के सरकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में जाके रजिस्टर करना है। उस विंग में जाइए, वो आपको देखेंगे, जांचेंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है साइकिल वाला हवाई जहाज बनाना है, आजा बेटा कल से बना, फिर अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी आजा कंट्रीब्यूट कर। और आप कहेंगे मैं कर रहा हूँ, हाँ साइकिल वाला हवाई जहाज बना लिया, बदले में घर, कपड़ा, रोटी, इलाज, नाली नाला सब है। तो इच्छा पूरी करनी थी ना, अपने बेस्ट वर्जन को अचीव करना था ना, कर लिया ना, जा। यू हैव टू, मतलब ये वैसा बिल्कुल वैसा है, कर्म कर फल की इच्छा ना कर, कर्म कर फल की इच्छा ना कर, मिल जाएगा। जैसे आप कहेंगे सर ये जो मैंने साइकिल उड़ने वाला जहाज बनाया है इसका मतलब क्या फ़ायदा, इससे देश की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे तो तू और मजबूत होगा, खुश हो, कम्युनिटी विल बिकम मोर स्ट्रेंथेंड, खुश हो, हंस के दिखा, तो आप कहेंगे हाँ सही है। इससे कमज़ोर वर्ग के, इससे कमज़ोर जो आवागमन में जिनको दिक्कत है, तुरंत इलाज केंद्रों पे ले जाना है, या फिर बाढ़ आ गई, भूचाल आ गया, सुनामी आ गई, तुरंत वहाँ पहुँचना है, तेरा साइकिल नुमा हवाई जहाज लेके वहाँ तुरंत पहुँचेंगे, तेरे भाई बंधु वहाँ फंसे होंगे, हम एक ही कम्युनिटी, एक ही परिवार है, चल हंस, कह रहे हैं हंस, सही बात है, थैंक यू, सही है, मतलब हो गया, मेरा फील कर लिया मैंने। वो पूछ रहे हैं प्राइवेट तो नहीं कुछ करना चाहता था, गाड़ी चाहिए, नहीं कह रहे नहीं, गाड़ी क्यों चाहिए, मैं गाड़ी ले लूँगा तो और मेरे बाकियों किसी के पास नहीं है, ऐसा तो फ़र्क आ जाएगा ना। नहीं, गाड़ी नहीं, देश के लिए एक ट्रेन और बना लो, सारे देश के लिए बना लो, गुड बॉय, गुड बॉय, कल से डबल एबिलिटी से कंट्रीब्यूट कर, जल्दी ट्रेन बनाएंगे, सारे देशवासी उसमें घूमेंगे। ऐसे आओ, कंट्रीब्यूट करो और जाओ,
अकॉर्डिंग टू योर नीड आपको मिल ही जाएगा, बस कंट्रीब्यूट करो, ज़्यादा पूछा मत करो, वरना गुस्सा भी कर जाते हैं। आई बात समझ में? वो जो तानाशाह होते हैं, आई बात? दैट इज द सिस्टम ना, आप समझिए। आप लोगों की नीड्स कब तक सेटिस्फाई करते रह सकते हैं कम्युनिज्म में? इसकी प्री रिक्विजिट कंडीशन ये है कि लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहना चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ेगी, ज़रूरतें बढ़ रही हैं लोगों की, तो ऐसे में उनकी नीड्स पूरे करते रहना मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते रहना है। तो होगा ना, ये करना चाहता है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये कह रहा है कि सर मुझे बहुत दुख होता है, मेरे समाज में लोग हैं और वो बीमारियों से मर रहे हैं, मैं सर इलाज ढूंढना चाहता हूँ। कहते ठीक है, तेरी कैपेबिलिटी चेक कर लेते हैं, परसों मेडिकल रिसर्च सेंटर में आ जा। ये मेडिकल रिसर्च सेंटर में पहुँच गए, उन्होंने थोड़ी बेसिक केमिस्ट्री नॉलेज जांची, थोड़ा देखा क्या कर क्या है, उन्होंने कहा ठीक है, इसको टीम में इनरोल करो। और इन्होंने जो है बहुत अच्छी कैंसर की दवाई बना ली, इन्होंने बना ली। कहते अब जा, घर जा, एंजॉय द लाइफ। घर दिया है ना, कपड़ा दिया है ना, खाना दिया है ना, बाहर से बस भी निकल रही है, पकड़ ले फ्री में और पहुंच जा। कहता सर वो 4 साल रिसर्च करके जो दवाई बनाई, हाँ तो कितनी बहनें तेरी, कितने भाई तेरे अब बचेंगे, कम्युनिटी के लिए हो गया ना, अब जा। कुछ प्राइवेट चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, 4-5 लाख अलग बनना चाहता है कुछ नहीं। आप कह रहे हैं सर मेन पैसा लेके भी फैमिली को ही खुश करूँगा, सारी फैमिली है, इलाज हो गया, सब ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ फिर, ठीक है। कहते हैं हाँ कि सोशलिज्म वाली बातें मत किया कर, अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू योर नीड वी आर गिविंग यू। तेरी ज़रूरत का ख्याल रखने में कोई कमी हो रही है तो सजेशन दे। रोटी पानी प्रॉपर शॉप जो फूड काउंटर हैं, फल अनानास मिल रहा है कि नहीं? हाँ सर अनानास तो आ रहा है, अब मौसम आने पे मैंगो आ गया कि नहीं काउंटर पे? हाँ सर 5 मेंबर्स की हम फैमिली है, हमें एक दिन का एक मेंबर को एक मैंगो मिल रहा है सर। तो क्या प्रॉब्लम है फिर? मैंगो दे रहे हैं, मिल्क आ रहा है ना, मिल्क मिल रहा है ना। हाँ सर 5 मेंबर की फैमिली है तो 1.5 लीटर मिल्क एलोकेटेड है हमें, वो आ रहा है सर। अब मिल्क पी, चीज़ ले, मैंगो खा, ब्रेड के कितने पैकेट मिल रहे हैं दिन में? सर 5 मेंबर फैमिली हैं, 1 पैकेट ऑफ ब्रेड ब्रेकफास्ट के लिए मिलता है और एक हाफ बार ऑफ बटर। कहते फिर मेहनत कर, वरना बटर मिलना समाज को बंद हो जाएगा। तेरे पड़ोसी को क्या मिल रहा है? कहता सर उसको भी 1.5 लीटर दूध, 5 मेंबर की फैमिली है वो, उनका भी आधा पैकेट बटर का आ रहा है और सर वो भी अपना मैंगो खा रहे हैं। कहते तेरे में और उसमें कोई फ़र्क तो नहीं? कहते नहीं सर बराबर है। ये एलिमिनेट करने का, फर्क मिटाने का। आम मिलेगा तो सबको मिलेगा, वरना नहीं। मक्खन खाएंगे तो सारे, वरना कोई नहीं। तो ऐसे में और क्या खाना चाहते हो? कहते सर ऐसा है, जैम भी खाना चाहते हैं। जैम खाना चाहते हो तो सारे मिलकर के देश को और ताकतवर बनाओ, चलो आओ, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी कंट्रीब्यूट करो, बना दो देश को अव्वल, सबको जैम मिलेगी, प्रॉमिस। दैट इज कम्युनिज्म। एक लाइन पे एक जैसे सारे घर, सब एक जैसे, सिंपल। किसी का छज्जा ज़्यादा नहीं, किसी का कम नहीं, किसी की कोठी पे गाड़ी नहीं रखी, ट्रक नहीं बनाया, किसी की पानी वाली टंकी पे हवाई जहाज नहीं। पानी की टंकी जरूरत ही नहीं है, दिन में 3 बार पानी आता है, 1-1 1.5 घंटे के लिए, जो निपटाना है तभी निपटा लो। किसी को ज़्यादा पानी नहीं, किसी को कम पानी नहीं, किसी को कुएं पे पानी लेने 5 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा और किसी के घर में टैप में आ रहा है, ऐसा नहीं। अगर कुएं पे जाएंगे सारे जाएंगे, घर में पानी आएगा तो सबके आएगा, वरना नहीं आएगा। जो होगा भाई सबका होगा, वरना नहीं होगा। ऐसा आइडियली कार्ल मार्क्स इमेजिन करके गए हैं कि कम्युनिज्म में ऐसा होगा। तो आप सोशलिज्म और कम्युनिज्म में बहुत सी सिमिलैरिटीज क्यों पा रहे हैं कि दोनों गवर्नमेंट कंट्रोल थे? क्योंकि कार्ल मार्क्स का यह मानना था कि कम्युनिज्म मंजिल है, लेकिन उस रास्ते पे चलते हुए शुरू में जो मिलेगा वो सोशलिज्म होगा। क्योंकि कैपिटलिज्म को जब हम चैलेंज करेंगे, प्राइवेट ऑनरशिप से निकाल के पहले चीजें पब्लिक ऑनरशिप में लाएंगे, ये चैलेंज है टू द कैपिटलिज्म। लेकिन पब्लिक ऑनरशिप में जब चीज़ें आ जाएंगी, सरकार की हो जाएंगे, सारे रिसोर्स, बैंक, इंश्योरेंस, जंगल, खेत, ज़मीन सब कलेक्टिवली ओन्ड होगा, कम्युनिटी विल ओन इट। तो शुरुआत में टू सस्टेन दिस सिस्टम होगा ये
कि सब अपनी एबिलिटी से कंट्रीब्यूट करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन हमें उन्हें रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेम्परामेंट सब मेंटेन रखना पड़ेगा। तो ऐसे में शुरुआत में एक समाजवाद जैसा चीज़ रहेगी, लेकिन समय के साथ साथ ऐसा पड़ाव आ जाएगा, हम साम्यवाद हो जाएंगे, मनी टोटली एलिमिनेट होगी, वेल्थ ज़्यादा कम वाला कॉन्सेप्ट टोटल एलिमिनेट होगा, स्टेट ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी नेशन के पास इतनी हो जाएगी कि स्टेट केपेबल होगा सबको सबकी ज़रूरतें अच्छे ढंग से देने के लिए, किसी को ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी कि मुझे ज़्यादा दो कम दो, सब मिलके इतना कर लेंगे। तो कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म तक जाना है, रास्ते में सोशलिज्म आता है, इसलिए सोशलिज्म कम्युनिज्म में काफ़ी कुछ कॉमन भी है, पर दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों में अंतर भी है। आई बात समझ में? ये कहानी है। उद्देश्य अंतिम कम्युनिज्म तक जाना है, ऐसा माना जाता है। ओके, तो ये लाइन बेसिक फिलॉसफी सोशलिज्म की, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। वहीं कम्युनिज्म कह रहा है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। अच्छा, इकोनॉमी प्लान्ड बाय, इकोनॉमी की प्लानिंग कौन करता है कि कौन से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है, मछली पालन को बढ़ावा देना है कि चावल की धान की खेती को बढ़ावा देना है कि मिनरल्स ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने हैं इस बार, कि ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सप्लाई या सड़कें बनानी है, हैंड टूल्स बनाने हैं, मतलब एग्रीकल्चर पे फोकस करना है भाई, या हैवी इंडस्ट्री पे करना है, या लाइट इंडस्ट्री पे करना है, कंज्यूमर गुड्स बनानी है कि कैपिटल गुड्स बनानी है, या सर्विस सेक्टर पे फोकस करना है, सोशल सेक्टर पे फोकस करना है। एवरीथिंग हु विल प्लान द इकोनॉमी, नॉट द प्राइवेट पर्सन। यहाँ पे मैं आई एम प्लानिंग कि मुझे क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या टॉपिक पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कितनी देर में पढ़ाना है, कितने सब पार्ट बनाने हैं। इसी तरह से फैक्ट्री में आप तय कर रहे हैं कि आपको क्या बनाना है, जनरेटर बनाना है, किस चीज़ की बाजार में मांग है आप वही बनाने लग जाते हो, किस कीमत पे बनाना है आप बाजार के हिसाब से देखते हो, किस क्वालिटी का बनाना है बाजार के हिसाब से देखते हो, किस अमाउंट में बनाना है बाजार के हिसाब से देखते हो। तो अमाउंट, क्वालिटी, कॉस्ट, आर्टिकल, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। ये कैपिटलिज्म में होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी में यही होता है, पूंजीवाद में। लेकिन सोशलिज्म कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता है। सोशलिज्म कम्युनिज्म में फ्री मार्केट नहीं डिसाइड करती है, सोशलिज्म कम्युनिज्म में स्टेट डिसाइड करता है, बोले तो सरकार डिसाइड करती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना बनाना है, क्या बनाना है, किस क्वालिटी का बनाना है, किस कीमत पे बना के बेचना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इकोनॉमी प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट, सोशलिज्म कम्युनिज्म दोनों में गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मेजॉरली सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है सोशलिज्म और कम्युनिज्म में। ओके, तो इसलिए हमारे देश में जब 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया था, उसके बाद हमने जब अपनी कंट्री के लिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल अपनाया था, उस डेवलपमेंट मॉडल का जो एक कोर एलिमेंट था वो 5 ईयर प्लानिंग थी। तो जब 5 ईयर प्लानिंग का कॉन्सेप्ट आया, पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत आया, और वो 5 ईयर प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन जब बनाया गया, जिस प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन जो होते थे वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वो जब बनाया गया तो बहुत सारे स्टेट्स ने, राज्यों ने इसे ऑब्जेक्ट किया कि गवर्नमेंट का ये बड़ा कदम है देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग को सेंट्रलाइज करने की तरफ। ये एक बड़ा कदम है। इससे जो हमारे देश का कॉन्सेप्ट है कि इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, यानी कि स्टेट्स की भी अपनी एक अधिकार क्षेत्र है, अपनी इंडिपेंडेंस है, वो एनक्रोच होगी, क्योंकि प्लानिंग का कॉन्सेप्ट सेंट्रलाइजेशन की तरफ ले जाता है कि सारी योजना सेंट्रल लेवल पे एक बॉडी बनाएगी, सारे देश के रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज होंगे, दैट बॉडी विल डिसाइड किस कीमत पर चीज़ें बनेंगी, बिकेंगी, क्या बनेगा, क्या बिकेगा, किन बाज़ारों में बिकेगा, कब बन के बिकेगा, कब बनना बंद हो जाएगा, सब कुछ विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट अंडर द 5 ईयर प्लानिंग, एंड हेयर द स्टेट is associated with the central government. So everything will be decided by the central government. It is encroachment upon the rights of the states, the different states. इसलिए लगातार ये कहा गया कि फेडरलिज्म की भावना को मजबूत करने के लिए प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लानिंग खत्म कर दी है और नीति आयोग लाया गया है, ये अब कहा गया था।
जब लाया गया वो। ओके, तो ऐसे में जो इकोनॉमी प्लान्ड बाय सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, दोनों में सेम सेंट्रल गवर्नमेंट। यार ये बिल्कुल ऐसा होता है कि आप लोग अब ज़्यादा नर्वसा ना जाओ, कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। मैं मिटा भी ना दूँ कुछ यहाँ से, तो ये भी समझना जरूरी है। नीचे वाला भी थोड़ा रब कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, पानी इतना क्लियर हो रहा है ना, सोशलिज्म कम्युनिज्म। बाकी ज़्यादा पानी की तरह क्लियर करने के लिए थोड़ा आपको भी क्लियर होना होगा, है ना। इसको कहते हैं शोधन करना, सोचना चाहिए चीज़ों को, इमेजिन, खाली बताने से कहाँ बात बनती। देखो होता क्या है कि हम जरा पीछे आ जाएं, ओरिजिनलिटी में आ जाएं। ओरिजिन में तो हम क्या होते हैं, हम लोग बाग हैं, इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल अपना संपूर्ण विकास करना चाहता है, इसलिए हर काम खुद ही करने बैठ जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। खुद ही मिट्टी से कमरा बनाएगा, खुद ही घास फूस की छत बनाएगा, खुद ही कपास उगाएगा, कपड़ा बनाएगा, खुद ही मिट्टी का मर्दन करके बर्तन बनाएगा, खुद ही अनाज उगाएगा, कहाँ कर पाएगा? पॉसिबल है? मुझे बताओ। तो इसलिए कहेगा मिट्टी के बर्तन मैं बना दूंगा, तुम उसमें अनाज रख लेना, अनाज तुम उगा लो, मुझे दे दो। मिट्टी के बर्तन मैं तुम्हें उगा के दे दूंगा, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, मैं कुम्हार हूँ, तुम कपड़ा सूत कतते हो, तुम कपड़ा बनाते हो, तुम जुलाहे हो, तुम कपड़ा मुझे दे दो। मैं जो मिट्टी के बर्तन तुम्हें दूंगा तुम किसान को दे देना, वो अनाज रख लेगा, उससे तुम अनाज ले लेना। यार इस तरह से हम सब ने कामों को बांटा। इंडिविजुअल अपनी कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए दूसरे इंडिविजुअल से जुड़ता है, ये ज़रूरी होता है। और इस तरह से एक इंडिविजुअल दूसरे तीसरे से बार्टर सिस्टम के तहत पहले व्यापार होता था। एक वस्तु किसी से लेके उसे दूसरी वस्तु दे देना, इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। ओके, तो इस तरह से व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है अपने स्वयं के बेहतर जीवन के लिए, अपने स्वयं के संपूर्ण विकास के लिए। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ता है किसी मीनिंगफुल मैनर में, इसे मीनिंगफुल एक्सचेंजेस कहते हैं। तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल के बीच में मीनिंगफुल एक्सचेंजेस होते हैं। मीनिंगफुल एक्सचेंजेस किस बेस पे हो सकते हैं कि मैंने उसको कपड़ा दिया, उसने मुझे बर्तन दिया, मैंने आगे जाके बर्तन दिया, बर्तन से मुझे अनाज मिला। कोई तो होना चाहिए जो इस व्यवस्था को बनाए रखे कि मैंने उसे कपड़ा दिया, वो बदले में मुझे बर्तन दे। ऐसा ना हो मैंने कपड़ा दिया, वो बर्तन देने से मना कर दे, कपड़ा रख ले बर्तन भी ना दे, बदमाशी करे। सो सोसाइटी में मीनिंगफुल एक्सचेंजेस तभी इस्टेब्लिश होते हैं जब वो सोसाइटी इन एक्सचेंजेस को फैसिलिटेट कराने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, पहले तो ये खुद नियम विधान, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद। इन रूल रेगुलेशंस को बनाने के लिए हमें फिर इस सोसाइटी को, इन रूल रेगुलेशंस को बनाने के लिए इन लोगों में से कुछ ही योग्य लोग होंगे, सारे तो नहीं होंगे। जैसे आप पिकनिक पे जाते हैं, आप कुछ लोगों की ड्यूटी लगाते हैं, यार पिकनिक की प्लानिंग तुम करो, तुम अच्छी प्लानिंग करते हो। तो रूल रेगुलेशंस बनाने के लिए सोसाइटी ने अपने बीच से मान लो 2 लोगों को चुना कि आप रूल रेगुलेशन बनाना। तो रूल रेगुलेशन अपने आप में, रूल रेगुलेशन बनाने वाले लोग, है ना, वो लोग, ये मतलब आप कहना चाहते हैं वो संस्थाएं, रूल रेगुलेशन बनाने वाली संस्था, इंस्टीट्यूशन, रूल रेगुलेशन बनाने वाली संस्था, उन रूल रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करने वाली संस्था, रूल रेगुलेशन को एनफोर्स करने वाली संस्था। आप मुझे बताइए कि आपने मुझे कुछ नियम बनाने का अधिकार दिया है, लेकिन अगर मुझ में वो नियम लागू कराने की ताकत ही नहीं है, तो नियम बनाने की ताकत का क्या फ़ायदा। आप मुझे कहते हैं सर आप बताओ, आप बनाओ रूल, मैंने रूल बना दिया, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो मेरे रूल बनाने की ताकत का क्या फ़ायदा अगर मैं उस रूल को एनफोर्स नहीं करा सकता। तो इसलिए सोसाइटी में रूल बनाने वाले इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन जैसे पार्लियामेंट। उन रूल्स को एग्जीक्यूट करने वाले, क्रियाशील बनाने वाले, क्रियान्वित करने वाले संस्थाएं होते हैं, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि एग्जीक्यूटिव सरकार जिसे कहते हो आप, मंत्री परिषद। और इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को एनफोर्स कराने वाले, लागू कराने वाले अदालतें, जुडिशरी होती हैं। तो रूल रेगुलेशन बनाने वाली संस्थाएं, उन्हें क्रियान्वित करने वाली संस्थाएं और उन्हें लागू कराने वाली संस्थाएं। तो बनाने वाली
कानून विधान पालिकाएं होती हैं, क्रियान्वित करने वाली कार्यपालिकाएं होती हैं और लागू कराने वाली न्यायपालिकाएं। तो विधान पालिका बोले तो लेजिस्लेचर्स यानी कि देश की पार्लियामेंट या स्टेटों की विधानसभा। क्रियान्वित करने वाली कार्यपालिकाएं मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सीधे कहिए एग्जीक्यूटिव या कह लीजिए सरकार। लागू करवाने वाली संस्थाएं यानी कि जुडिशरी, देश के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो इस तरह से रूल एंड रेगुलेशन पहले तो अपने आप में वो यानी कि लॉज, फिर उन रूल रेगुलेशन को बनाने वाली, चलाने वाली, लागू कराने वाली संस्थाएं खुद, और फिर उन बनाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए और लागू कराने के लिए कई तरह की पोजीशंस, पद, उन पदों को ऑक्यूपाई करने वाले लोग यानी कि और संस्थाएं और पदाधिकारी, पद और पद का अधिकारी। ओके, तो इस तरह से ये लोग, ये संस्थाएं, ये नियम कानून, ये सब मिल करके ये किसने किया? ये प्रबंध इसी सोसाइटी ने किया यार। इंडिविजुअल अपने विकास के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए एक दूसरे से जुड़े, मीनिंगफुल एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश करने चाहे, हो नहीं सकते जब तक रूल रेगुलेशन ना हो। जब उनकी ज़रूरत महसूस हुई तो संस्थाएं अस्तित्व में आई और कुछ गणमान्य व्यक्ति अस्तित्व में आए जो उन पदों पर बैठते हैं। इस तरह से इसी समाज ने अपने लिए एक व्यवस्था की, इसको राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं, इसी को कहते हैं राज्य, द स्टेट। स्टेट सिंपल लैंग्वेज में आप इसे कह देते हैं सरकार, गवर्नमेंट, सरकार। तो ऐसे में ये जो सोसाइटी है, एक समाज ऐसा था पूंजीवादी जिस सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज, सारे झील, झरने, सारे मिनरल, सब कुछ ये दो व्यक्तियों के कंट्रोल में थे। ये पूंजीपति थे, ये तगड़े थे, कॉरपोरेट, अमीर, तगड़े, बाकी सब इनके लिए काम करते थे। ये राजा हो सकता है, बाकी सब इसके लिए काम करते हैं। ये पूंजीपति हो सकता है, बाकी सब इसके लिए काम करते हैं। ऐसे में सारे रिसोर्सेज सोसाइटी के इसको बिलोंग करते थे। लेकिन सपोज करो थोड़ी देर के लिए एक सिस्टम है, सोशलिज्म आ गया या कम्युनिज्म आ गया, सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज वापस से सोसाइटी को ही री इंस्टोर हो गए। किसी भी व्यक्ति से लेकर के, प्राइवेट इंडिविजुअल से लेकर के, इस सोसाइटी में कलेक्टिवली सबको देखेंगे तो आप इसे बोलेंगे कम्युनिटी या पब्लिक। लेकिन इसमें से जब किसी एक की बात करेंगे तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल कहलाता है। ठीक है, और आप हमेशा इन्हीं दो चीज़ों में लगे रहते हैं। जैसे आपने जब अपने घर के बाहर अपना बर्थडे मनाने के लिए जोर जोर से डीजे बजाया, आपका प्राइवेट इंडिविजुअल का राइट। लेकिन उस डीजे के साउंड से परेशान हुई पूरी कम्युनिटी, तो फिर डीजे बजाने वाला प्राइवेट इंडिविजुअल PI वर्सेस वो प्राइवेट इंडिविजुअल जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, दैट कम्युनिटी C। ऐसे में वहाँ पर अधिकारी आएगा और ये कहेगा 10:30 बजे तक डीजे बनाने की परमिशन थी मेरे बच्चे, प्राइवेट इंडिविजुअल के राइट थे 10:30 बजे तक, एंजॉय योर लाइफ। 10:30 बजे तक पीसफुली सोने का अधिकार है समाज का, तू भी समाज ही है, जा घर और जाके सो जा। हम ही उस कम्युनिटी के मेंबर हैं और उस कम्युनिटी के अधिकार और हमारे इच्छाएं आपस में कई बार लड़ती हैं, कई बार टकराती हैं। आई बात समझ में? बीइंग प्राइवेट इंडिविजुअल ऑफ दैट कम्युनिटी, हमारा मन है हम अपनी इच्छा के व्यक्ति से शादी करें, जाति धर्म कुछ हो, लेकिन समाज दबाव बना रहा है कि नहीं हमारी जाति में करिए। तो फिर से इंडिविजुअल और कम्युनिटी आमनो सामने खड़ी हो गई। फिर से स्टेट आएगा और इंटरवीन करेगा और पूछेगा, बताएगा, जो सही है वो करेगा। आई बात समझ में? इस तरह से प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटी। तो आप जब इस तरह से कलेक्टिवली काम कर रहे हैं, एज अ कम्युनिटी काम कर रहे हैं, एज अ पब्लिक काम कर रहे हैं, तो वर्ड आता है कम्युनिटी ऑनरशिप या पब्लिक ऑनरशिप या कलेक्टिव ऑनरशिप, इस तरह से। लेकिन जब उस कम्युनिटी के कुछ सदस्य या एक सदस्य तक रिसोर्सेज सीमित है तो फिर वर्ड आ जाता है द प्राइवेट इंडिविजुअल। ओके, तो अब सारे रिसोर्सेज वापस से कम्युनिटी के पास आ गए, लोगों के पास आ गए। वो राजा या कॉरपोरेट से निकल के सबके पास आ गए। तो ये पूरी कम्युनिटी इन रिसोर्सेज को किसके वाया मैनेज कराएगी? देयर शुड बी सम बॉडी टू मैनेज द रिसोर्सेज। जैसे आपके घर के सारे रिसोर्सेज, जैसे आपके घर के सारी फैमिली के हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को ऑल द टाइम सारी फैमिली ऐसे बैठ करके तो नहीं मैनेज करती। सबकी जिम्मेवारी लगाई होगी कि गाड़ियाँ घोड़े तुम मैनेज कर लेना, बाहर के सारे काम तुम मैनेज कर लेना, जमीन खेत खलियान तुम देख लेना। इस तरह से घर परिवार काम को बांटता है, ऐसे ही समाज करता है। तो समाज के सारे रिसोर्सेज हो गए, तो समाज ने अब वो रिसोर्सेज क्या किए कि किसको मैनेज करने की जिम्मेदारी दे दी? कस्टडियन बना के स्टेट को, सरकार को।
स्टेट को बोला, सरकार को बोला कि ये सारे पब्लिक के रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटी के या सोसाइटी के हैं, गो एंड मैनेज देम। तो इसलिए कम्युनिटी के बिहाफ पे, पब्लिक के बिहाफ पे, सोसाइटी के बिहाफ पे गवर्नमेंट्स उन रिसोर्सेज को मैनेज कर रही हैं। जैसे बिजली को, बिजली रिसोर्स है सोसाइटी का, पावर सोसाइटी का रिसोर्स है, मैनेज कौन कर रही है? सरकार। सरकार सिर्फ मैनेज कर रही है, क्या बना के? पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना के, PSPCL बना के, सिंपल। जैसे कम्युनिटी का ही रिसोर्स है तरंगे, ये सारी तरंगें जो माइक्रोवेव्स जितनी भी हैं, तो सरकारें क्या कर रही हैं? स्पेक्ट्रम के नाम पर उसका ठेका दे रही हैं। पैसा किसके पास आ रहा है? सरकार के पास आ रहा है, बोले तो कम्युनिटी के पास आ रहा है। तो बजट पेश करते हुए कहते हैं इस बार हमारे देश ने इतना कमाया। जैसे सारे रिसोर्सेज आपके, नदियां, तो मैनेज कौन कर रहा है? सरकार मैनेज कर रही है नदियों को। सारा कुछ आपका है भाई, मैनेज कर रही है सरकार। समझ में आई? तो इस तरह से फिर हम कह देते हैं सारे देश का जो धन है, देश का है, मैनेज कर रहा है बैंक के रूप में बैंकर, वो किसका है? सरकार का। तो इसलिए स्टेट ओन्ड बैंक, स्टेट ओन्ड केमिकल कंपनी, स्टेट ओन्ड फर्टिलाइजर कंपनी, स्टेट ओन्ड ट्रांसपोर्ट, सब कुछ स्टेट या गवर्नमेंट का। तो आप कहते हैं पंजाब स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, PRTC, पंजाब रोडवेज, है ना, हम उसको कह देते हैं ना PRTC, तो वो पंजाब स्टेट का है। असल में पंजाब सरकार कह देंगे आप कि पंजाब सरकार का है, दैट्स ऑल। है तो पब्लिक का ही ना, है तो कम्युनिटी का ही ना, है तो कलेक्टिव ओनरशिप ना। तो ये वर्ड कैसे इंटरचेंजेबली यूज हो रहा है समझ रहे हैं ना? 3 वर्ड, पब्लिक ओनरशिप, स्टेट ओनरशिप एंड गवर्नमेंट ओनरशिप, ये एक ही एक्सप्रेशन है, सेम ओनरशिप की तरफ ही इशारा कर रहा है। क्योंकि पब्लिक ओनरशिप बोले तो सीधे तो नहीं ओन करने चले जाएंगे ना, देश और रिसोर्स कितना बड़ा है। हर समय तो नहीं ना आप उस पर्वत पे बैठे रह सकते कि चट्टान कट रही है और जा रही है, मैं बैठा हूं। कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे ना, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन उसका ठेका देगी, लोगों को भर्ती करेगी और देखेगी कैसे मैनेज करना। उसको बेच करके जितना पैसा आ रहा है, अपना खर्चा वर्चा सरकार निकाल लेगी कि पहाड़ कटाने में, मशीन लगाने में, बिजली में इतना खर्चा आया। बाकी जो देश का यानी कि समाज का जो ट्रेजरी है उसमें जमा करा देगी। सिंपल। कि आज इस बार देश ने स्पेक्ट्रम की बिकवाली से, स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करके 2 लाख करोड़ रुपया कमाया, देश ने कमाया ना 2 लाख करोड़ रुपया। उससे सरकार रेलगाड़ी चला लेगी, हवाई जहाज चला लेगी, सड़कें बना लेगी, स्कूल कॉलेज खोल देगी, आप विधवाओं को पेंशन दे देगी, बुजुर्गों को पेंशन दे देगी, सारे प्रबंध करेगी ना, किसानों को सब्सिडी दे देगी, परिवारों को PDS के तहत भोजन दे देगी, सब कुछ करेगी सरकार उस पैसे से। और सरकार आपको सबको मैनेज कर रही है, तो सरकार अपना खर्चा, गाड़ियों का खर्चा, पेट्रोल का, बिल्डिंगों का खर्चा सारा अपना भी निकाल लेगी। आपके लिए सेना खड़ी करेगी सरकार, सेना का रोज का अनाज, सेना के वेपन्स, सेना की गाड़ियां, घोड़े, सब कुछ खरीदेगी सरकार। तो आपने सरकार को, आप अपनी प्राइवेट बॉडीगार्ड भी रखते तो आप अपनी जेब से खर्चा करते, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने, समाज ने मिलकर एक सरकार, एक स्टेट बनाया है ना। स्टेट यहाँ पर बोले तो सिंपल मीनिंग में सरकार है, और वो आपके लिए, आपके देश की सड़कों का इस्तेमाल कर रही है। सड़कों से सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का टोल मिला है, 50,000 करोड़ रुपया सड़कों की मेंटेनेंस पे लगा दिया, 1.5 लाख करोड़ बचा है। उसमें से सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के सेना में भर्ती कर ली, और नए इक्विपमेंट ले लिए, नए वेपन्स ले लिए, नई टेक्नोलॉजी ले आए रडार की, और आपको बता दिया कि ये कर दिया। आप खुश एकदम, कहते ओके, नेशन सिक्योर, दैट्स ओके। दिस इज द सिस्टम। ओके, जब मैं पब्लिकली ओन्ड कह रहा हूं तो ये इस मैनर में कह रहा हूं। तो जब हम सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात करते हैं तो इसमें प्राइवेट ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट मोटा मोटी ये माना जाता है कि कम्युनिज्म में तो जीरो है, देयर इज नो स्कोप ऑफ प्राइवेट ऑनरशिप, देयर इज नो स्कोप ऑफ प्राइवेट वेल्थ एक्युमुलेशन, एसेट एक्युमुलेशन, नो एब्सोल्यूट ऑनरशिप टू द पब्लिक, बोले तो गवर्नमेंट, बोले तो स्टेट या कम्युनिटी या कलेक्टिव ऑनरशिप, कोई वर्ड यूज करो कम्युनिज्म में। ओके, चलो अब मैं पॉइंट पढ़ाता हूं इसके बारे में, अब समझो। देखो, सो इकोनॉमी प्लान्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सोशलिज्म एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन द
इन द कम्युनिज्म। गुड। ऑनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, आर्थिक संसाधनों का मालिकाना हक किसके पास होता है? समाजवाद में, सोशलिज्म में इंडिविजुअल्स ओन पर्सनल प्रॉपर्टी। तो सोशलिज्म में ऐसा माना जाता है कि इंडिविजुअल्स एक स्तर पर पर्सनल प्रॉपर्टी ओन करते हैं। जैसे कि अगर आप इस समय में सोशलिस्ट कंट्रीज के रूप में देखना चाहते हैं तो गो टू द डेनमार्क, गो टू द स्वीडन, या आप इन मुल्क, नॉर्वे, वो अपने आप को स्टॉन्च सोशलिस्ट कंट्रीज प्रोक्लेम करते हैं कि वी आर द स्टॉन्च सोशलिस्ट कंट्रीज। तो आप वहाँ जाइए तो यही आरोप है कि कहीं पर भी ट्रू सोशलिज्म है नहीं, क्योंकि नॉर्वे में, डेनमार्क में, स्वीडन में भी प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ऑनरशिप पाई गई है, वहाँ पे है प्राइवेट ऑनरशिप। जबकि ट्रूली अगर देखा जाए तो ट्रू सेंस में सोशलिज्म सारी प्रॉपर्टी को कलेक्टिव या नेशनलाइज्ड बनाना चाहता है। ओके, लेकिन स्टिल फिर एक बात पाई गई है कि ठीक ठाक लेवल पर प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्यों होता है, कहाँ से आता है ये? क्योंकि सोशलिज्म में कॉन्सेप्ट है टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जब हम हर किसी को उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बांट रहे हैं तो फिर मतलब इनोवेशन का स्कोप है, डेवलपमेंट का स्कोप है। मतलब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग कमाई कर सकता है, फर्क डाल सकता है, उसी को वो अपनी थोड़ी संपत्ति या एसेट बना के प्रोसेस करता है। सो ऑनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैसे है कि इंडिविजुअल्स ओन पर्सनल प्रॉपर्टी बट ऑल इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी इज कम्युनली ओन्ड। सारी की सारी जो इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इज कम्युनली ओन्ड। सब कुछ कम्युनिटी ओन करती है, पब्लिक ओन करती है, सब कुछ नेशनलाइज होता है। एंड मैनेज्ड बाय अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और सब कुछ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मैनेज करती है कि ऑल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द पब्लिक, कम्युनिटी, कलेक्टिविटी, सोसाइटी। लेकिन हु विल मैनेज इट? अ गवर्नमेंट। एंड टू whom इट विल मैनेज? सिंपली रिसोर्सेज सबके हैं तो सभी के लिए ही मैनेज करेगी, तो इसके लिए गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गवर्नमेंट शुड बी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। ओके, इतनी बात समझ में आई? क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो ही जनता के प्रति जवाबदेह होगी, जनता को जवाब देगी, इसलिए जनता पूछेगी कि रिसोर्सेज से कितना कमाया, कहाँ लगाया, बताइए, हिसाब किताब दीजिए। सोशलिज्म में जो इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दे आर कम्युनली ओन्ड, मतलब स्टेट ओन्ड हैं, कम्युनिटी ओन्ड है, पब्लिक ओन्ड हैं। तो सबका हिस्सा, सबका मालिकाना हक जनता के पास है। हाँ, एक कस्टडियन के तौर पे, मैनेजमेंट के तौर पे सरकार ये सब मैनेज करती है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कह देते हैं स्टेट कंट्रोल्ड। स्टेट कंट्रोल्ड, कम्युनली ओन्ड। कौन ओन कर रहा है? कम्युनिटी। कौन कंट्रोल कर रहा है? स्टेट। गवर्नमेंट और स्टेट उसे कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है, एडमिनिस्टर कर रही है। ओन कौन कर रहा है? कम्युनिटी, जनता। जनता मालिक है, जनता का है सब। तो जब भी कोई पूछेगा तो किसका है, बोलो पब्लिक सेक्टर है। अच्छा, कम्युनिज्म में ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यहां पर इंडिविजुअल्स ओन पर्सनल प्रॉपर्टी सोशलिज्म में, ठीक है ना, लेकिन यहां पर ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर पब्लिकली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इंडिविजुअल्स होल्ड नो प्रॉपर्टी और एसेट्स, कुछ नहीं। टोटल इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं, एवरीथिंग वो कम्युनली ओन्ड होता है, पब्लिकली ओन्ड होता है। मतलब एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय द स्टेट, बाय द गवर्नमेंट। स्कोप ही नहीं है कोई पर्सनल प्रॉपर्टी और पर्सनल एसेट का, क्योंकि स्टेट सबको उनकी नीड के हिसाब से देगा, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से तो देगा ही नहीं। तो मनी नहीं, जब कुछ किसी के पास कम ज़्यादा जुटाने का कोई साधन ही नहीं, ऊपर नीचे का कोई खेला ही नहीं। ये फ़र्क है कम्युनिज्म सोशलिज्म का। ओके, एक सर्टेन लेवल पे सोशलिज्म में एक लेवल पर आपको पर्सनल प्रॉपर्टी दिख जाती है, लेकिन कम्युनिज्म में तो देखने को ही नहीं मिलेगी। कम्युनिज्म में तो हर तरह के आर्थिक संसाधन जो हैं वो पूरी तरह से एब्सोल्युटली स्टेट कंट्रोल्ड होंगे, कम्युनिटी ओन्ड होंगे, और किसी तरह से कोई इंडिविजुअल पर्सनल प्रॉपर्टी और एसेट्स नहीं रखेगा।
तो कैपिटलिज्म से चल के एक दिन यहां जाना था, साम्यवाद तक जाना था, रास्ते में थोड़ा समाजवाद है, देखो है ना, थोड़ा थोड़ा पर्सनल प्रॉपर्टी है, बाकी सारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है स्टेट कंट्रोल्ड कर दिया गया है, कम्युनली ओन्ड बना दिया गया है। लेकिन एक पॉइंट पे जब यहां पहुंच गए बेटा, समाज से पैसा, सारा डिवीजन, डिस्क्रिमिनेशन सब खत्म, खत्म एकदम, एंड, ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, ये तो ऑनरशिप पे बात हुई। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, जो पैदा करेंगे रिसोर्सेज से उसका बंटवारा कैसे होता है, सुनो। सोशलिज्म में प्रोडक्शन इज इंटेंडेड टू मीट इंडिविजुअल एंड सोसाइटल नीड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एबिलिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। जो भी प्रोडक्शन की जाती है वो सोसाइटी की और इंडिविजुअल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है, और उसको बांटा कैसे जाता है, जिस हिसाब से जिसकी जो एबिलिटी और कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से उसको मिल जाता है। अच्छा, इन कम्युनिज्म प्रोडक्शन इज इंटेंडेड टू मीट ऑल बेसिक ह्यूमन नीड्स, बेसिक ह्यूमन नीड्स। प्रोडक्शन इज इंटेंडेड टू मीट इंडिविजुअल एंड सोसाइटल नीड्स, इंडिविजुअल की और समाज की ज़रूरतें पूरी हों उसके लिए प्रोडक्शन की जाती है। मतलब अगर इंडिविजुअल कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो वो कुछ अलग सी मांग कर सकता है, एक आईफोन, एक आईफोन, तो प्रोडक्शन उसकी इस ज़रूरत को भी पूरा करेगी भाई। आई बात समझ में। और समाज जिस तरह के आर्थिक स्तर पर है उस तरह की सामाजिक जरूरतों की पूर्ति के लिए भी प्रोडक्शन होगी। सारा ही समाज आईफोन के लेवल पे पहुंचा हुआ है तो सारे ही समाज अपनी एबिलिटी के दम पर, कंट्रीब्यूशन के दम पर पहुंचे हैं उस लेवल पर, तो सबके लिए आईफोन बनेगा भाई, समझ रहे हो ना। सो प्रोडक्शन इज इंटेंडेड, पैदावार किस लिए हो रही है, ये बड़ी बात होती है। सोशलिज्म में पैदावार जो हो रही है चीज़ों की वो एक इंडिविजुअल या समाज की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हो रही है और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इंडिविजुअल की एबिलिटी और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर तो कह रहे हैं इंडिविजुअल की ज़रूरतें कुछ बना के बैठा रहे, सोसाइटी अपनी ज़रूरतें कुछ बना के बैठी रहे। प्रोडक्शन का उद्देश्य होना चाहिए सारी बुनियादी मानव ज़रूरतें पूरी करनी हमने। सामाजिक स्तर पर तो तू ज़रूरतें बना लेगा कि सारे समाज को हवाई जहाज़ों पर ही उड़ना है, सारे समाज को इस तरह से बैठ करके सिगार पीते हुए कुछ खाना है। बुनियादी मानव आवश्यकताएं क्या हैं? भोजन, गृह, निवास, शिक्षा, विज्ञान का विकास, जानने की इच्छा, आवागमन की एक आज़ादी, आमोद प्रमोद के कुछ साधन, रिक्रिएशन के कुछ जरिए, यही है भाई। हम प्रोडक्शन उसके लिए करते हैं। मतलब ये एक ऐसा समाज बना देना जिसमें बाजार ही मिटा देना है, मार्केट ही डिलीट कर देना है यार। जितना मानव जरूरतें उतना ही उगाओ और खा जाओ, सिर्फ थोड़ा स्टॉक करके रखो इमरजेंसी के लिए। जितना मानव जरूरत है पहनने के लिए उतना उगाओ, पहन के खत्म कर दो। जितना मानव जरूरत है आने जाने के लिए, सड़क रास्ता कुछ चाहिए तो ऐसा करो, इधर से तुम इतना पैदा करो, भोजन इतना पैदा करो तुम, यहाँ से कपड़ा कि उसको दे के उसकी जरूरत पूरी करके, उधर से उतना डांबर मंगा लेंगे, उतना मंगा लेंगे सारा सामान और सड़क बिछा देंगे। कहना मतलब कि जो मानव जरूरतें हैं वो सारी पूरी करनी है हमने समाज में, बाकी किच कुछ नहीं, चिल मारो। किसी इंडिविजुअल या किसी सोसाइटी की जरूरतों की सनक बुझाने नहीं आए यहाँ। पर्यावरण को भी सांस लेने दो, सारे खुश हो जाओ, नदियां भी साफ रहने दो, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करो। So production is intended to meet all basic human needs and is distributed to the people at no charge. According to the contribution नहीं, according to the need. आपकी जरूरत समझ के कोई दे रहा है आपको और कीमत कोई वसूली नहीं जाएगी, फ्री। यहां से शब्द आता है फ्री, लेकिन क्या ये फ्री है? आपको बहुत बार ये ऐसी पिक्चरें, ऐसे पैम्फलेट, ऐसी किताबें पढ़ाई जाएंगी कि एक चूहे को एक जार में डाल दिया फ्री का माल खाने को, उस जार में वो खुद ही फंस गया। सोशलिज्म और कम्युनिज्म में भी लोग ऐसे फंस जाते हैं। भाई फ्री कहाँ है? सर्वस्व दे दिया उन्होंने अपना समाज और राज्य और राष्ट्र को, और बदले में समाज और राष्ट्र और राज्य उनसे कह रहा है कि अब कुछ मांगी भी ना, तेरी जरूरतें हमने तय कर दी हैं, उतना मिलेगा, उसकी तुझसे कोई कीमत नहीं लेंगे। तो कीमत लें भी कैसे? क्योंकि पैसा ही नहीं है उस समाज में। उस समाज में कीमत निर्धारित होती ही नहीं है।
कीमतें तो तब निर्धारित हो जब कोई कीमत देने वाला या ना देने वाला पैदा हो। कीमतें तो तब निर्धारित होंगी ही नहीं जब कोई मूल्य रखा ही नहीं जाएगा। बात इतनी है कि सारे आओ, अपनी योग्यता के हिसाब से पैदा करो, और जो पैदा किया है उसमें से जो तुमको बांटना है हम बांट देंगे। मतलब जो भी बेचेंगे भी वो इस समाज में तो बेचेंगे ही नहीं, कहीं और ही जाके बेचेंगे। वहां से जो पैसा मिलेगा उसको किसी दूसरे ही समाज में बेच के वहां से बुलडोजर ले लेंगे और यहां पे चलाएंगे। वहीं से कोई मशीन ले लेंगे हिटाची की और उसको यहां चलाएंगे, सड़कें उड़के बनाएंगे। अपने यहां कलेश नहीं डालेंगे पैसे का, बाहर बाहर निपटा देंगे, घर तक नहीं पहुंचने देंगे। कई लोग होते थे ना, अपने घर के बाहर ही मामले सलटा देते थे, घर तक आने ही नहीं देते थे, कहते घर में ऐसी बात नहीं करने का। वैसे ही कम्युनिज्म कह रहा है मेरे लोगों को, मेरे भोले बच्चों को पैसे का पता ही नहीं, इनसे पूछो पैसा क्या। कहते पैसा क्या? कहता जब पैसे का पता नहीं तो मूल्य क्या रखूं किसी चीज का? कोई कीमत ही नहीं रखी है, कोई प्राइस टैग ही नहीं है। ऐसे में सब आते हैं, सबको कूपन मिला हुआ है, आते हैं अपना दुकान में घुसते हैं, कूपन के हिसाब से कपड़ा, बनियान, टी शर्ट, जीन जो चाहिए उठा के ले जाते हैं। एक आदमी वहां जरूर अपॉइंट करा है टोकन देखने के लिए और ये बताने के लिए कि आपको इस महीने की 2 टी शर्ट्स अलॉट होती हैं, आप जाके वहां से जो भी कलर्स यू प्रेफर ले लो। पेस्टल से कलर है, न्यूट्रल से, रंग भेद भी नहीं होगा। ऐसा करके सारी रेलगाड़ी एक जैसी है। हाँ, वृद्ध लोगों के लिए अलग से डब्बा बनाया, बाकी सारी गाड़ी एक जैसी। अगर एसी है तो सबका है, नहीं है तो सबका नहीं है। अगर स्लीपर है तो सबका है, बेंच है तो सबका है। सब जो है वो सबका है, जो सबका नहीं वो किसी का नहीं। आइडियली तो यही कहा जा रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी पैदा किया जाएगा उसका उद्देश्य मानव आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। वो भी कौन सी भाई? बुनियादी, बेसिक। वरना मानव की इच्छाएं तो रुकने को रही, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की नीड्स, सोशलिज्म में नीड्स, जरूरतें, समाज की जरूरतें, एक व्यक्ति की जरूरतें। यहां पर आपको कहा जा रहा है कि आपकी इच्छाएं नहीं, आपकी आवश्यकताएं, मतलब कि मानव आवश्यकताएं। एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल एट नो चार्ज। चार्ज लेंगे कैसे? चार्ज वाला तो सोसाइटी नहीं है, तो आपको बेवकूफ बनाया जाता है। देखिए कहते हैं फ्री 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 की बात करेंगे तो नॉर्थ कोरिया हो जाएंगे, फलाना मुल्क हो जाएंगे, ढिमकाना मुल्क हो जाएंगे। कम्युनिज्म भी ऐसे बर्बाद हो। फ्री नहीं है वो, वहां पे तो कुछ कीमत ही नहीं है भाई, वो तो सर्वस्व देते हैं अपना दिन रात। क्लास डिस्टिंक्शन, सोशलिज्म में क्लासेस एग्जिस्ट, क्लासेस रहती हैं, बट डिफरेंसेस आर डिमिनिश्ड। उनके बीच के जो फर्क होते हैं, ऊंच नीच वाले, अर्बन रूरल वाले, या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले, ये फर्क मिटा दिए जाते हैं, बट क्लासेस होती हैं। जैसे फिटर है, वर्कर है, मैनेजर कैटेगरी, ऐसा क्लासेस विल बी देयर। बट उनके बीच के जो फर्क होते हैं, जो भेदभाव को बढ़ाते हैं, वो खत्म कर दिए जाते हैं। ऐसा कहते हैं क्लासेस एग्जिस्ट बट डिफरेंसेस आर डिमिनिश्ड। इट इज पॉसिबल फॉर सम पीपल टू अर्न मोर देन अदर्स। सोशलिज्म में ऐसा अवसर होता है, लेकिन कम्युनिज्म में क्लास इज एबोलिश्ड। कोई क्लास ही नहीं, ना ब्लू कॉलर ना व्हाइट कॉलर, कुछ नहीं, सब बराबर। द एबिलिटी टू अर्न मोर देन अदर वर्कर इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। मौका ही नहीं होता कि किसी दूसरे से ज्यादा कमा लो या कम कमा लो, क्योंकि जरूरत के हिसाब से सबको मिलना है, ऐसा कोई अवसर ही नहीं है। तो एक दिन यहां तक पहुंचना है यहां से होके, ऐसा मार्क्स कहते थे। रिलीजन, सोशलिज्म में फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अलाउड। आपको धर्म का अधिकार रहता है, मान सकते हो धर्म। लेकिन कम्युनिज्म में रिलीजन इज इफेक्टिवली एबोलिश्ड। कहते सबसे बड़ा धर्म समाज। समाज में जो गुणी है आदमी, जो समाज को बेहतर लीड कर रहा है, जो समाज की योग्यता के लिए काम कर रहा है, उन स्टेट्समैन को मानो, उनके बुत लगाओ, उनकी पूजा करो, उनका वर्ण करो, उनकी सुनो। वो धर्म जो जात पात, ऊंच नीच, अगड़ा पिछड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़ का भेद बढ़ाए, ऐसे चीजों को समाज से निकाल बाहर करो। कोई भेद नहीं चाहिए, मानव के लेवल पे आ जाओ, नेकेड हो जाओ, धर्म का आवरण भी उतार फेंको। बस जैसे अपने हीरोज को, हंटर गैदरर थे, कपड़े नहीं थे शरीर पे, लेकिन अपने हीरो को रेवर करते थे ऐसे हाथ करके, बस वैसे हो जाओ। कम्युनिज्म है ये लिखित रूप में आज आपको सोशलिज्म कम्युनिज्म का अंतर बताया है। ओके, आज के अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में बताएंगे कि कैपिटलिज्म चाहिए धरती पे, सोशलिज्म चाहिए कि कम्युनिज्म चाहिए, चाहिए क्या, होना कैसा चाहिए, और पृथ्वी पे इस समय है क्या। थैंक यू।